Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17th June 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Bayesian Convolutional Neural Network for ENSO, El Nino Southern Oscillation. सो ये जो टॉपिक है काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी, स्पेशली जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना उस पर्सपेक्टिव से, प्लस जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं एल नीनो और ला नीना का कॉन्सेप्ट। ये तो आपको बेसिक ज्योग्राफी क्लासेस में सिखाया ही जाता है, मृदुल सर ने तो सिखाया ही होगा, बट एक बार फिर भी यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अगर ये जो एल नीनो का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज एसोसिएटेड विद द वाटर टेम्परेचर, सरफेस वाटर टेम्परेचर इन द सदर्न पैसिफिक रीजन। एक तरफ है साउथ अमेरिका का पेरू कोस्ट, यहाँ पे है पेरू, और उसके कोस्ट नॉर्मली देखोगे कि जो पानी रहता है उसका टेम्परेचर रिलेटिवली लो रहता है, टेम्परेचर कम रहता है। और वहीं दूसरे साइड पे इसी सदर्न पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट है, ये वाला, यहाँ पे वाटर का जो सरफेस टेम्परेचर रहता है वो रिलेटिवली वार्म रहता है। तो इसको यहाँ पे रेड कलर से दिखाया है और पेरू कोस्ट को ब्लू कलर से दिखाते हैं, रिलेटिव एंड कोल्ड सरफेस टेम्परेचर। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है जो ट्रेड विंड्स चलती हैं, तो यहाँ पे वार्म और यहाँ पे कोल्ड, रिलेटिवली कोल्ड इसकी तुलना में। यहाँ का सरफेस टेम्परेचर वाटर नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया वार्मर, वाइल पेरू कोस्ट पे इट इज कूलर, और इसको यहाँ ग्रीन या ब्लू कलर से दिखाया है। इसके पीछे कारण क्या है? क्यों ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो कोस्ट रहता है वहां पे गर्म पानी रहता है और यहाँ पे पानी का टेम्परेचर ठंडा रहता है सरफेस पे? कारण है स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स। ये जो ट्रेड विंड्स चलती हैं यहाँ पे, ट्रेड विंड्स आपको पता है, प्लानिटरी विंड्स आपको बेसिक क्लासेस में जरूर सिखाया गया होगा ज्योग्राफी के। तो यहाँ पे इस रीजन में इक्वेटर के दोनों तरफ ट्रेड विंड्स चलती हैं, और ये ट्रेड विंड्स, इनका डायरेक्शन कुछ ऐसा रहता है, नॉर्दर्न साइड में ये नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में ये साउथ ईस्ट से आती हैं, और यहाँ आकर के कन्वर्ज करती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तब ये हवाएं जब चलेंगी तो जो सरफेस वाटर है उसको कलेक्ट करते रहेंगी यहाँ पे इस ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे, और सरफेस वाटर नॉर्मली गर्म रहता है क्योंकि सनलाइट सीधा सीधा सरफेस वाटर पे गिर रहा है। तो हवाएं जो हैं, बिकॉज ऑफ सीयर स्ट्रेस, जो हवाएं टच में होंगी विद द वाटर सरफेस, उनको धक्का मार मार करके या सीयर स्ट्रेस के कारण यहाँ वार्मर वाटर को ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे इकट्ठा करेंगी। जबकि इस डायरेक्शन में जब नॉर्थ से और साउथ से ट्रेड विंड्स चल रही हैं तो गर्म पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा है। तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे जो पेरू कोस्ट है वहाँ पे जो सब सरफेस, यानी कि सरफेस से नीचे वाला जो पानी है वो निकल करके ऊपर की तरफ आएगा, और सब सरफेस वाटर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम है, जबकि सरफेस टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है। और उसके पीछे लॉजिक काफ़ी सरल है, सनलाइट सीधा सीधा पड़ रहा है सरफेस टेम्परेचर पे, सरफेस वाटर पे, तो इस कारण से उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है। तो सरफेस वाटर ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे इकट्ठा होगा, जबकि चूंकि सरफेस वाटर इन ट्रेड विंड्स के कारण यहाँ इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ पे पेरू कोस्ट पे सब सरफेस वाटर जिसका टेम्परेचर थोड़ा कम है रिलेटिवली, यानी कि दूसरे शब्दों में थोड़ा ठंडा है, वो सरफेस पे आता रहेगा। और यही कारण है कि पेरू कोस्ट पे बना कूलर, आप कह सकते हैं, वाटर, जबकि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बना वार्मर सरफेस टेम्परेचर ऑफ द वाटर। अब होता क्या है कि ये एक नॉर्मल सिनेरियो है, ऐसा जनरली होता रहता है, बट ये ट्रेड विंड्स कैसा है कि हर 3 या 4 साल पे वीक पड़ने लगते हैं। एक नेचुरल फिनोमेना है जो देखने को मिलता है इस रीजन में, कि ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ने लगते हैं। जब ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ेंगे तो फिर पानी, गर्म पानी इतना इकट्ठा होगा नहीं ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे ऑस्ट्रेलियन कोस्ट का पानी उतना गर्म नहीं रहेगा जितना नॉर्मली हुआ करता है। तो जिसका मतलब है कि एट द सेम टाइम पेरू कोस्ट का पानी उतना ठंडा नहीं होगा जितना नॉर्मली हुआ करता है।
ये फिनोमिना हर 3-4 साल पे देखने को मिलता है, जब ये पानी का जो टेम्परेचर डिफरेंस है ऑस्ट्रेलिया और पेरू कोस्ट के बीच में, जो पानी का टेम्परेचर डिफरेंस है वो काफ़ी कम हो जाता है, और पेरू का जो पानी, पेरू कोस्ट का जो वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जबकि ऑस्ट्रेलियन कोस्ट का जो वाटर है उसका टेम्परेचर गिरने लगता है। उसके पीछे कारण क्या है? ये इसका कमजोर होना। तो अभी तो स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स हैं, तो यहाँ पे वार्म वाटर, यहाँ पे कोल्ड वाटर। अब देखिए धीरे धीरे होगा क्या जब ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ेंगे। तो यहाँ पे तो अभी वार्म वाटर है, यहाँ है कोल्ड वाटर। जो ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ेंगी तो ये वार्म वाटर यहाँ पे उतना कलेक्ट होगा नहीं, और धीरे धीरे ये वार्म वाटर अब देखो पेरू कोस्ट की तरफ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रेड विंड्स हो गए हैं कमजोर, और धीरे धीरे पेरू कोस्ट होने लगेगा वार्म, और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट होने लगेगा रिलेटिवली कूलर। और उसके पीछे कारण मैंने क्या बताया? वीक ट्रेड विंड्स। तो ये फिनोमेना देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया के और पेरू के कोस्ट के बीच में। जो टेम्परेचर डिफरेंस रहता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे नॉर्मली वार्म वाटर, पेरू पे कूल, फिर कुछ कुछ दिनों में बीच में पेरू पे कूल, पेरू कोस्ट में वार्म वाटर, और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे कूलर वाटर। इन्हीं दो फिनोमेना को नाम दिया गया है एल नीनो एंड ला नीना कंडीशंस। तो एल नीनो ला नीना समझेंगे क्या है। देखिए, जब पेरू कोस्ट पे कोल्ड वाटर रहता है, व्हेन पेरू कोस्ट इज कूल, एंड व्हाइल नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, तो ऐसे कंडीशन को कहा जाता है ला नीना कंडीशन। ये कब होगा? जब ट्रेड विंड्स काफी स्ट्रांग होंगे इन द सदर्न पैसिफिक। तो जो सबसे पहले हमने दिखाया था, जो कंडीशन जब ट्रेड विंड स्ट्रांग है, उस टाइम में ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे वार्म वाटर और पेरू कोस्ट पे कोल्ड वाटर। इस सिचुएशन को कहा जाता है ला नीना। और इसका ठीक अपोजिट, जब ट्रेड विंड्स वीक हो जाएंगे तो क्या होगा कि ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे हो जाएगा वार्म वाटर, जबकि पेरू कोस्ट, आई एम सो सॉरी, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट हो जाएगा कोल्ड, जबकि पेरू कोस्ट हो जाएगा वार्म। इस कंडीशन को कहा जाता है एल नीनो। और ये जो वार्म कोल्ड कोल्ड वार्म पानी सर्कुलेट करता रहता है, कभी यहाँ गर्म पानी, यहाँ ठंडा पानी, फिर 4-5 साल में यहाँ पे गर्म पानी, यहाँ पे ठंडा पानी। ये जो पानी का टेम्परेचर एक तरीके से सर्कुलेट कर रहा है, इसको कहा जाता है एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन, शॉर्ट में कहें तो एनसो। अब इससे क्या क्या चीजें होती हैं वो समझते हैं। आप सोचिए, नॉर्मल टाइम में जब ला नीना कंडीशन बना हुआ है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे गर्म पानी इकट्ठा है और पेरू कोस्ट पे ठंडा पानी इकट्ठा है ला नीना कंडीशन में, तो गर्म पानी के कारण इसके ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा वो भी थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी गर्म है तो उसके ऊपर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा होगा। और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम होने के कारण फिर हवा एक्सपैंड करेगी, हवा एक्सपैंड करेगी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण, टेम्परेचर ज़्यादा है तो हवा एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड करेगी तो हवा की डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो फिर वो हवा ऊपर की तरफ उठने लगेगी, और यहाँ पे बन जाएगा लो प्रेशर कंडीशन। ये सब तो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स में उम्मीद कर रहा हूँ आपको पता होंगे, कि जहाँ पे भी सरफेस पे, वाटर सरफेस पे लो प्रेशर बनता है, या ग्राउंड सरफेस पे भी लो प्रेशर बनता है, उसका मतलब है कि वहाँ पे नॉर्मली हवा का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण हवा थोड़ी सी एक्सपैंड हो गई है, एक्सपैंड होने के कारण डेंसिटी घट गई है, डेंसिटी घटने के कारण वो हवा ऊपर की तरफ मूव करने लगेगी, कन्वेक्शनल विंड्स, और इस कारण से वहाँ पे बन जाएगा लो प्रेशर, और आसपास के रीजन से फिर रिलेटिवली हाई प्रेशर एरिया से वहाँ पे हवा आकर के कन्वर्ज करेगी। जब तक ट्रेड विंड्स मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स, यहाँ पे वार्म वाटर, यहाँ पे कोल्ड वाटर, वार्म वाटर के कारण लो प्रेशर टेम्परेचर, लो प्रेशर सिनेरियो, और कोल्ड वाटर के कारण हाई प्रेशर सिनेरियो। क्योंकि कोल्ड वाटर है पेरू कोस्ट पे, तो ऊपर की हवा भी ठंडी है, ठंडी हवा मतलब हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, तो इसका मतलब वो ऊपर उठने के बजाय वहीं पे हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट करेंगे।
तो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स इन ला नीना कंडीशन देयर विल बी लो प्रेशर हियर एंड रिलेटिवली हाई प्रेशर हियर। इस कारण से एक तरीके का विंड सिस्टम बनेगा। हाई प्रेशर से हवा हमेशा सरफेस में लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो ये एक विंड सिस्टम यहाँ शुरू होगा। जबकि यहाँ से कन्वेक्शनल विंड यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में विंड राइज करेगी बिकॉज ऑफ लो प्रेशर, और विंड जब राइज करेगी तो आफ्टर सर्टेन एलिवेशन या सर्टेन हाइट वो विंड फिर डाइवर्ज भी करेगी दोनों डायरेक्शन में, और एक जो आर्म होगा इस विंड का वो तो आकर के यहाँ हाई प्रेशर जोन में गिर जाएगा नीचे और ये पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेगा। जबकि जो दूसरा आर्म होगा इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन और ये कुछ दूर आकर के यहाँ पे सबसाइड करेगा। ये अफ्रीका के ईस्ट अफ्रीका के कोस्ट पे सबसाइड करता है, जहाँ पे हवा नीचे गिरेगी लगातार। नेचुरल सी बात है कि जब हवा नीचे की तरफ गिरेगी तो वहां पे बनेगा हाई प्रेशर जोन, क्योंकि हवा लगातार नीचे की तरफ गिर रही है तो धक्का दे रही है सरफेस को, तो यहाँ पे बन गया हाई प्रेशर जोन। जबकि ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे बना था लो प्रेशर, पेरू कोस्ट पे था हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर के कारण एक तो इस डायरेक्शन में हवा बहेगी, दूसरा चूंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर एट पेरू कोस्ट, तो दूसरे डायरेक्शन में भी तो हवा बहेगी, राइट। हाई प्रेशर से हवा निकलती है, डाइवर्ज होती है, लो प्रेशर की तरफ कन्वर्ज होती है, तो ये हवा ऐसे जाएगी और पूरा का पूरा साउथ अमेरिका को क्रॉस करते हुए फिर अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे वो जाकर के कन्वर्ज करेगी और वहां पे बनाएगा रिलेटिवली लो प्रेशर सिचुएशन। और अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में हाई प्रेशर तो बना ही है, यहाँ से इसको कहा जाता है मस्करीन हाई। यहाँ से एक हवा का जो आर्म है वो इस लो प्रेशर जोन की तरफ जाएगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स in the southern Pacific region, first a low pressure is created on the northeastern region of Australia, relatively high pressure is created on the Peru coast, और इन दोनों लो प्रेशर और हाई प्रेशर के कारण एक तो विंड का साइकिल बनता ही है, इसके साथ साथ दो एसोसिएटेड विंड के साइकिल बन जाएंगे। क्योंकि जब हाई प्रेशर बनता है तो फिर हवा सिर्फ एक डायरेक्शन में तो जाएगी नहीं, यहाँ पे हाई प्रेशर है तो हवा इधर की तरफ भी जाएगी, इधर भी जाएगी, और यहाँ पे जाकर के जब हवा राइज कर रही है तो आगे जाकर कहीं सबसाइड करेगी, यहाँ पे भी हाई प्रेशर बन गया। तो अब दो हाई प्रेशर के बीच में क्या बनेगा, रिलेटिवली लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ से भी हवा डाइवर्ज हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है, और यहाँ से भी हवा डाइवर्ज होगी। तो ये दोनों साइड से आने वाली हवाएं आकर के यहाँ पे मिलेंगी ना, जब मिलेंगी तो एक दूसरे को धक्का देंगी, और धक्का देंगी तो ऊपर की तरफ जाएंगी, और जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो फिर नीचे वहां ग्राउंड पे बन जाता है लो प्रेशर जोन। इस तरीके से टोटल दो हाई प्रेशर, दो लो प्रेशर जोन बनेगा, और टोटल तीन तरीके की विंड साइकिल बन जाएगी बिकॉज ऑफ द ट्रेड विंड्स स्ट्रॉन्गर। और इन साइकिल्स को कहा जाता है वॉकर साइकिल। इन विंड साइकिल्स को कह दिया गया वॉकर साइकिल। अब देखिए, द स्ट्रॉन्गर इज द वॉकर साइकिल। स्ट्रॉन्गर विल बी दिस हाई प्रेशर जोन जिसको हम लोग कहते हैं मस्करीन हाई। और जब ये हाई प्रेशर जोन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगा, एज लॉन्ग एज दिस वॉकर साइकिल इज स्ट्रॉन्ग, द मस्करीन हाई विल बी स्ट्रॉन्गर। क्योंकि हाई मस्करीन हाई स्ट्रॉन्ग से हमारा मतलब है स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर जोन। एंड व्हेन मस्करीन हाई इज स्ट्रॉन्गर, तो फिर रिलेटिवली इंडिया का जो कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वहाँ पे मस्करीन हाई के तुलना में रिलेटिवली लो प्रेशर जोन है, और हवा बहती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो एक हवा लोकल विंड इस डायरेक्शन में भी बहेगी, और ये जो हवाएं हैं ये मॉनसून विंड्स को धक्का दे दे करके हमारे लैंड की तरफ लेकर के आएंगी। तो पॉइंट इज कि मस्करीन हाई जब तक स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर जोन बना हुआ है तब तक मस्करीन हाई से एक लोकल विंड इंडियन कॉन्टिनेंट की तरफ बहेगी, बिकॉज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बहती है। और ये जो विंड है वो फिर मॉनसूनल विंड्स को इंडियन कोस्ट की तरफ धक्का मार मार करके ले आएगी, और जिससे फिर इंडिया के अंदर मॉनसूनल रेनफॉल अच्छा होगा। तो आप समझिए पूरा का पूरा ये जो वॉकर साइकिल है
ये हमारे देश के अंदर मॉनसून रेनफॉल कैसा होगा उसको काफी हद तक तय कर देता है। स्ट्रॉन्गर द वॉकर साइकिल, स्ट्रॉन्गर विल बी द मस्करीन हाई, बेटर विल बी अ मॉनसून इन द कंट्री। और जैसे ही होता क्या है कुछ दिनों बाद, तो यानी कि जब तक ला नीना कंडीशन है, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, तब तक वॉकर साइकिल मजबूत है, मस्करीन हाई मजबूत है और भारत के अंदर मॉनसूनल रेनफॉल अच्छी होगी। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया 3-4 साल बाद ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ने लगते हैं, और जब कमजोर पड़ेंगे तो यहाँ पे अब वाटर वार्म नहीं रहेगा, धीरे धीरे यहाँ कूल होने लगेगा, और यहाँ पे वाटर अब कूल नहीं रहेगा, धीरे धीरे वार्म रहने लगेगा, क्योंकि ट्रेड विंड्स कमजोर हो रहे हैं। ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है एल नीनो सिचुएशन। और एल नीनो में ये पूरा का पूरा वॉकर साइकिल ब्रेक होने लगेगा, पूरा ऐसे डिसजॉइंटेड हो जाएगा। तो एज लॉन्ग एज देयर इज स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग साइकिल। द मोमेंट ट्रेड winds start weakening, the cycle will get broken. You see, trade winds becomes weak. The moment it becomes weak, the cycle will be broken. And when cycle is broken, so Peru coast will have warm water, Australian coast will have cooler water. And broken cycle मतलब weak mascarene high, and weak mascarene high मतलब poor rainfall. So that is the situation. जब एल नीनो बनता है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे लो प्रेशर, यानी कि दूसरे शब्दों में हाई टेम्परेचर वाला एरिया, और आई एम सो सॉरी, जब ला नीना बनता है, ला नीना कंडीशन, तो उसका मतलब ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है और एयर का जो जस्ट एडजेसेंट या अबोव जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर लो है। उसका बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे पेरू कोस्ट पे पानी का टेम्परेचर ज़्यादा और उसके जस्ट अबोव हाई प्रेशर जोन बना हुआ है और स्ट्रॉन्ग वॉकर साइकिल। ला नीना कंडीशन में मस्करीन हाई इज स्ट्रॉन्गर, भारत के अंदर अच्छी मॉनसून होती है, जबकि उसका ठीक विपरीत एल नीनो कंडीशन में फिर ये वॉकर साइकिल टूट जाता है और भारत के अंदर मॉनसून कमजोर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिर हाई प्रेशर विल नो लॉन्गर रिमेन हाइयर। फिर ये लोकल जो ट्रेड विंड्स हैं जो मॉनसून को धक्का मार मार करके हमारे देश में लाती हैं वो कमजोर हो जाएंगी। तो ये जो साइकिल है, कभी यहाँ हाई प्रेशर यहाँ लो प्रेशर, कभी यहाँ हाई प्रेशर यहाँ लो प्रेशर, इस सर्कुलेशन को या ऑक्सीलेशन को कहा जाता है एनसो, एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन। और जब तक ला नीना बना हुआ है तब तक बढ़िया मॉनसून, जब एल नीनो बन जाता है तो फिर पुअर मॉनसून। दैट इज द सिनेरियो। यू सी, ला नीना कंडीशन, कूलिंग ऑफ द ओशन सरफेस, मतलब ऑस्ट्रेलियन कोस्ट विल बी वार्म, स्ट्रॉन्ग वॉकर साइकिल, स्ट्रॉन्ग मस्करीन हाई प्रेशर, गुड मॉनसून इन इंडिया। इस सिचुएशन में एल नीनो कंडीशन, ट्रेड विंड्स बिकम वीक, and because of that walker cycle gets broken walker cycle means weaker muscarine high, poor monsoon in India। लेकिन जब मॉनसून भारत में कमजोर होगा उस टाइम में पेरू कोस्ट पे वार्म वाटर है, और वार्म वाटर है इसका मतलब इसके ऊपर का जो एयर है वो थोड़ा सा वार्म है, और वार्म एयर मतलब मॉइस्चर होल्ड करेगा, मॉइस्चर होल्ड करेगा तो रेनफॉल कराएगा। तो यही वक्त है जब पेरू कोस्ट में थोड़ी बहुत बारिश होती है, अटकामा डेजर्ट तक में थोड़ी बारिश हो जाती है, वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट। तो जब भारत में मॉनसून कमजोर होता है उस टाइम में पेरू कोस्ट में अटकामा डेजर्ट में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, क्योंकि वहां पे बनता है उस वक्त एल नीनो कंडीशन। तो मुद्दा यह है कि भारत के अंदर मॉनसून कैसा होगा ये काफी हद तक एल नीनो पे डिपेंड करता है। अगर एल नीनो कंडीशन आ गया तो समझिए मॉनसून वीक होगा, ला नीना कंडीशन आ गया तो देयर विल बी गुड मॉनसून। तो एल नीनो को स्टडी करना ताकि मॉनसून को बेहतर प्रेडिक्ट कर पाए ये काफी जरूरी है। तभी जाकर के फिर हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर जो हेविली रिलाई करता है ऑन मॉनसूनल रेनफॉल, अबाउट 53% ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड इज स्टिल रेन फेड, मतलब डिपेंडेंट अपॉन रेन। वहां पे फिर बेहतर प्लानिंग हो सकती है क्रॉप प्लांटेशन की, और पुअर मॉनसून के बावजूद भी यील्ड को बचाया जा सकता है फ्रॉम डिक्लाइनिंग। इसीलिए मॉनसून प्रेडिक्शन is important, और for predicting monsoon one of the important factor is understanding this ENSO, एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन, की कब बना ला नीना, कब बना एल नीनो। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत की एक एजेंसी है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, शॉर्ट में कहें तो इनकॉइस। इसने एक नया तरीका निकाला है
एल नीनो और ला नीना को समझने का। उस तरीके का नाम है बायेसियन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जिसमें इनक्वाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब का इस्तेमाल करके लगातार प्रेशर और टेम्परेचर को मेजर करेगी पेरू कोस्ट पे और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे। तो कांस्टेंट तरीके से टेम्परेचर और प्रेशर पे सर्विलेंस रखा जाएगा और जिसकी मदद से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाएगा इनक्वाइस के इस नए सिस्टम में, बायेसियन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में। और उससे 15 महीने एडवांस में ही बताया जा सकेगा कि कब एल नीनो आने वाला है और कब लानीना शुरू होने वाला है। सो दिस वे, विथ दिस बायेसियन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क of invoice, better understanding of ENSO can happen, better understanding of monsoonal rainfall can happen, that will have positive impact on Indian agriculture. इनक्वाइस की अगर बात की जाए तो ये भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, हैदराबाद बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ये ओशन सरफेस से रिलेटेड टेम्परेचर, प्रेशर का डेटा और उसका क्या मतलब है वो सब कुछ भारत सरकार की एजेंसीज और साइंटिफिक कम्युनिटी को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता है। इनको, इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो एल नीनो के ऊपर ऐसा प्रश्न सीधा सीधा GS1 में आ सकता है कि व्हाट इज एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन एनसो एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट मॉनसूनल रेनफॉल इन इंडिया। वहां पे आपको सब कुछ बताना होगा, एल नीनो, ला नीना, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, पेरू कोस्ट, मस्करीन हाई, हाउ इट इम्पैक्ट्स मॉनसूनल विंड्स, उसके लिए आपको वॉकर साइकिल बताना होगा, फिर बताना होगा कैसे एल नीनो में ट्रेड विंड्स कमज़ोर हो जाते हैं, वॉकर साइकिल टूट जाता है जिस कारण से मस्करीन हाई कमज़ोर पड़ जाता है और इंडिया के अंदर मॉनसून कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे सवालों में खूब सारा डायग्राम बना बना करके एक्सप्लेन किया कीजिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन में। बाकी तो मैंने हिंट्स दे ही रखा है। ये जो दो एक्सट्रीम फेज हैं एनसो के, एक है लानीना, उसमें स्ट्रॉन्ग वॉकर साइकिल, स्ट्रॉन्ग मस्करीन हाई, गुड मॉनसून, और दूसरा है एल नीनो, वीक वॉकर साइकिल, वीक मस्करीन हाई, पुअर मॉनसून। और एनसो क्या है जी? एक फिनोमिना है जहां पे ऑक्सीलेशन ऑफ द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द सेंट्रल एंड साउथ पैसिफिक रीजन। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर चीतास। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। चीतास की अगर बात की जाए तो चीतास को ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था भारत के अंदर 1952 में। उस टाइम के एक महाराजा, छत्तीसगढ़ के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ऑफ कोरिया छत्तीसगढ़, उन्होंने जो आखिरी बचे खुचे चीतास थे उनका भी शिकार कर डाला और उसके साथ चीताज एक्सटिंक्ट हो गए थे भारत के अंदर। फिर अब चीतास को लाया गया है नामीबिया और साउथ अफ्रीका से, ये तो आप जानते ही होंगे क्योंकि इस रीजन में चीतास की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी नामीबिया और साउथ अफ्रीकन रीजन में। तो वहाँ से कुछ चीतास को ट्रांसलोकेट किया गया है भारत के अंदर। उनके बारे में ज़रा देखेंगे क्योंकि उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, बट ब्रीफली थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं चीतास के बारे में। तो दो मेन स्पीसीज होते हैं चीता के, अफ्रीकन चीता एंड एशियन चीता। अफ्रीकन चीता थोड़ा डार्क कलर का ऐसा होता है, एशियन चीता विल बी ऑफ पेल कलर। अफ्रीकन चीता की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, इसीलिए इसको वल्नरेबल रखा गया है इन IUCN। 6,500 से 7,000 तक की इसकी संख्या है। जबकि एशियन चीता आज के डेट में मेनली ईरान वाले रीजन में बचा है, इसकी संख्या काफ़ी कम हो गई है, इसीलिए इसको IUCN में काफ़ी हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसकी संख्या 40 से 50 के आसपास बची है इन ईरान। इंडिया में तो हुआ करते थे एशियन चीता, लेकिन अब खत्म हो गए। तो हमारे देश की एजेंसी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग चीताज लेकर के आए अफ्रीका से, जहाँ पे चीताज की संख्या है ज़्यादा। और इसके साथ ही शुरू हुआ हमारे देश के अंदर चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, जहाँ पे नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से, जहाँ पे हाईएस्ट या लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ चीताज हैं, उनको ट्रांसलोकेट कराया गया इंडिया में। दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट such a large carnivore were transported from one part of the world to another part. Intercontinental transportation of such a large carnivore in the world happened for the first time with cheetah reintroduction program in India.
तो 8 चीता लाए गए नामीबिया से, 12 साउथ अफ्रीका से। इनको ला करके छोड़ा गया कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। गिर जो फॉरेस्ट रिजर्व है, जहाँ पे जो गुजरात के अंदर है, गिर नेशनल पार्क के बाद ये जो कूनो है, यही दोनों स्टार्टिंग में पाए गए सुटेबल फॉर चीता रीइंट्रोडक्शन। बट गिर के अंदर चूंकि ऑलरेडी लायंस हैं, तो वहाँ पे जो लोकल जो इकोसिस्टम है वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है बिकॉज ऑफ लायन, क्योंकि लायन तो खुद ही हंटिंग कर रहे हैं बहुत सारा। अब चीतास को भी वहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया गया अगर गिर में, तो फिर चीताज और लायन के बीच में कंपटीशन होना शुरू हो जाएगा फॉर द लिमिटेड नंबर ऑफ प्रे अवेलेबल। तो फिर फैसला किया गया कि गिर में इंट्रोड्यूस ना किया जाए चीतास को रखा जाए कूनो नेशनल पार्क में, जो मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर से थोड़ी दूर। और इसके साथ ही चीताज रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम, उनके लिए 2 जगह फाइनलाइज किए गए थे, गिर एंड कूनो, लेकिन डिसाइड किया गया कि हम लोग कूनो में इंट्रोड्यूस करेंगे। कूनो नेशनल पार्क, एज आई टोल्ड यू, इज इन मध्य प्रदेश, और आफ्टर गुजरात गिर फॉरेस्ट इट इज सेकंड होम ऑफ एशियाटिक लाइन। यहाँ पे भी कुछ एशियाटिक लाइन्स मिलते हैं। ये सबसे ज्यादा एशियाटिक लाइन्स हमारे देश के गिर नेशनल पार्क गुजरात में मिलते हैं। इसको, ये जो कूनो नेशनल पार्क है, इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था साल 2018 में। अब करंट न्यूज देखते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है कि एक दूसरा जगह भी एक्सप्लोर कर रही है फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीतास। तो कुछ चीतास को कूनो से निकाल करके अब गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रखा जाएगा, क्योंकि 20 चीताओं के लिए एक नेशनल पार्क में जो भी प्रे अवेलेबल हैं, जो उनके लिए खाने के लिए जो फूड चेन में एंटिटीज अवेलेबल है, उनकी संख्या काफ़ी कम है, जो 20 चीतास को सपोर्ट नहीं कर पा रही। कुछ चीतास की तो डेथ हो गई, वैसे उनके बारे में भी आगे देखेंगे। तो अब मध्य प्रदेश सरकार ने एक दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डेवलप करना शुरू किया है, जो उनके हिसाब से आइडियल है फॉर चीतास, और उसका नाम है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दैट विल बी द सेकेंड होम फॉर चीतास आफ्टर कूनो नेशनल पार्क। और सरकार के हिसाब से दिस विल बी परफेक्ट चीता हैबिटेट, क्योंकि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अगर आप देखो तो यहाँ पे सवाना लाइक इकोसिस्टम है। सवाना, जहाँ पे अफ्रीकन चीतास मेनली रहना पसंद करते हैं, ग्रासलैंड्स रहेंगे, फिर छोटे छोटे कुछ कुछ दूरी पे डिसीडियस ट्रीज हैं, वैसा ही इकोसिस्टम है, आप कह सकते हो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। वैसा ही वेजिटेशन वगैरह है, ग्रासलैंड्स हैं और कुछ ट्रीज वगैरह हैं सवाना लाइक, जिसको टाइगर्स पसंद करते हैं। टाइगर्स को सवाना लाइक इकोसिस्टम इसलिए पसंद आता है क्योंकि उनको दूर से ही अपना शिकार दिख जाता है इन तरह के ग्रासलैंड्स में, जबकि घने जंगलों में उनको शिकार ढूंढने में और शिकार करने में काफ़ी तकलीफ होती है। ये जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट में के दोनों के बीच में शेयर होता है। इट इज़ ऑन द बॉर्डर रीजन विथ राजस्थान। तो यहाँ पे है कहीं पे, यहाँ पे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस रीजन में, इस रीजन में। यहाँ पे ये जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल नदी, और चंबल नदी इस गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बिल्कुल 2 इक्वल हाफ में लगभग बांटती है। और इसी चंबल नदी के ऊपर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गांधी सागर डैम बना हुआ है, जिसको भारत का तीसरा सबसे बड़ा डैम भी कहते हैं। यह है गांधी सागर डैम। एपीएससी मेंस 2023 में ये प्रश्न आया था, व्हाट डू यू मीन बाय एक्स सीटू एंड इन सीटू कंजर्वेशन, ये सवाल आया था। एंड व्हाट विच कंजर्वेशन इनिशिएटिव इज मोर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू। ये पिछले साल जो एपीएससी मेंस हुआ था उसमें ये पूछा गया था। मैंने यहाँ नीचे हिंट्स लिख करके दे दिया है कि एक्स सीटू इन सीटू। अरे एक्स सीटू मतलब एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जाकर के कंजर्व करना, इसे जू में ले जाकर कंजर्व किया जाता है। ये चीतास ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू। पिग्मी हॉग कंजर्वेशन सेंटर खोला गया है गुवाहाटी में, जहाँ पे पिग्मी हॉग्स को कंजर्व किया जाता है, बाद में जाकर के मानस या काजीरंगा जैसे जगहों पे छोड़ दिया जाता है। वो भी एग्जाम्पल हो गया एक्स सीटू। इन सीटू का एग्जाम्पल हो गया नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। तो यही पूछा था इनमें से कौन अच्छा रहेगा। नेचुरली इन सीटू ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो नेचर के साथ
पूरा का पूरा फ्लोरा फौना को प्रिजर्व करता है, सिर्फ एक ये नहीं कि एक स्पीसीज के ऊपर फोकस्ड है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने पे फोकस करता है इन सीटू। दैट इज व्हाई इन सीटू इज मोर नेचुरल एंड मोर सस्टेनेबल। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्विस पीस समिट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इसी साल अप्रैल महीने में स्विट्जरलैंड ने अनाउंस किया था कि जून में वो एक मेजर समिट बुलाएगा, दुनिया भर के देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट करेगा विथ एन इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू रशिया यूक्रेन वॉर एंड एंड द रशिया यूक्रेन वॉर गोइंग ऑन फॉर लास्ट 2.5 years। तो स्विट्जरलैंड ने कहा कि दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड अ पीस टू रशियन एंड यूक्रेन वॉर। अपने इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए फिर स्विट्जरलैंड ने 100 से भी ज्यादा देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट किया और इसके साथ ही उन्होंने समिट बुलाई जिसका नाम रखा गया स्विस पीस समिट दैट वाज कंडक्टेड एट बर्जेनस्टॉक इन स्विट्जरलैंड। रसिया ने इस स्विस पीस समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया। यूक्रेन तो ऑफ कोर्स करेगा ही, यूक्रेन के प्रेसिडेंट आए थे, बट रसिया ने अटेंड नहीं किया। रसिया ने कहा इट्स जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। भारत के अलावा 100 लगभग देश, रसिया और भारत को तो इनवाइट किया ही गया था, 100 देशों को लगभग बुलाया गया था स्विट्जरलैंड द्वारा इन दिस स्विस पीस समिट। क्या फैसला लिया गया इस स्विस पीस समिट में कि यूक्रेन का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी विल बी अ प्री कंडीशन फॉर पीस। सरल भाषा में कहें तो रसिया ने जो जो टेरिटरी अक्वायर की है यूक्रेन की, वो रसिया को छोड़ना होगा, तभी जाकर के पीस की बात हो पाएगी। तो यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ज्वाइंट स्टेटमेंट या ज्वाइंट कम्युनिक रिलीज किया गया इन दिस स्विस पीस समिट और 100 में से लगभग 80 देशों ने जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इस स्विस पीस समिट में, उन्होंने इस पे साइन भी किया। एज आई टोल्ड यू कि यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाए रखना तो जरूरी है। भारत का क्या स्टैंड था? भारत की तरफ से मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी पवन कपूर जी ने पार्टिसिपेट किया था इस समिट में। भारत ने पार्टिसिपेट तो किया इस स्विस पीस समिट में, बट इस ज्वाइंट कम्युनिक पे साइन नहीं किया। क्यों नहीं साइन किया भारत ने? भारत का आर्ग्यूमेंट है कि जब तक दो मेन पार्टी जो लड़ाई कर रही है दोनों उस समिट में पार्टिसिपेट ना करें और इस स्टेटमेंट को साइन ना करें, तब तक इस तरीके के कम्युनिक का कोई खास मतलब है नहीं। इट हैज नो मच सिग्निफिकेंस या सब्सटेंस। लेकिन इंडिया का ये जो अप्रोच है कि हम अटेंड करना समिट को लेकिन साइन नहीं करना फाइनल कम्युनिक को, इसको कई सारे जो सपोर्टर्स हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के, वो कहेंगे कि इट्स अ गुड बैलेंस्ड अप्रोच, डिप्लोमेटिक डिलीजेंस या स्ट्रेटेजिक साइलेंस। भारत किसी भी बहुत ही कंक्रीट मुद्दे पे एक पर्टिकुलर स्टैंड नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट हैज टू बी प्रोटेक्टेड। So taking one particular stand means compromising with the interest associated with the other stand। मैंने रोहिंग्यास के इशूज के टाइम में भी बताया था कि भारत ना सीधा सीधा म्यांमार की सरकार को कंडेम करता है ना सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान मुद्दे पे भी बताया कि तालिबान के साथ अब थोड़ी बहुत बैक चैनल टॉक्स भी शुरू हो गई हैं, बट ना ओपनली तालिबान को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना उनको हम लोग डिनाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है ना। तो एक क्लियर कट स्टैंड लेने से होता क्या है कि आपकी जो मनूवरिंग कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है। एक तरफ हम यूएस के साथ क्वाड पे हैं तो दूसरी तरफ रसिया और चाइना के साथ एससीओ और ब्रिक्स पे भी हैं। तो इसी को भारत की स्ट्रेटेजिक साइलेंस या डिप्लोमेटिक डिलीजेंस कही जाती है, बट क्रिटिक्स इसको इनडिसाइसिवनेस भी कहते हैं। और वापस से ये जो स्टैंड लिया है भारत ने, स्विस पीस समिट में पार्टिसिपेट किया लेकिन फाइनल कम्युनिक पे साइन नहीं किया। इस फाइनल कम्युनिक से क्या होगा? रसिया के ऊपर दबाव बनेगा। भले रसिया ने पार्टिसिपेट ना किया हो, लेकिन देख तो रहा है कि मेजर देश कह रहे हैं कि यूक्रेन की टेरिटरी को तुम खाली करो, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज ए प्री कंडीशन फॉर पीस। भारत ने कोई भी क्लियर कट स्टैंड नहीं लिया। नेक्स्ट इज अबाउट बाल साहित्य पुरस्कार एंड युवा पुरस्कार। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार हर साल जो जून महीने में दिया जाता है। इससे रिलेटेड मुझे लगता है एपीएससी ने प्रीलिम्स में सवाल भी पूछा था। तो असम से 2 लोगों को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार मिला है फॉर राइटिंग चिल्ड्रन लिटरेचर। तो रंजू हजारिका जी को मिला है असमीज लैंग्वेज के लिए फॉर हिज नोवेल बिपोना बिस्मोई खेल। वी जेकोवा
इनको मिला है फॉर बोडो लैंग्वेज ए पोएट्री कलेक्शन बहुमा बोइनिमो। इन लोगों को असम से मिला है, एक को असमीज लैंग्वेज और दूसरे को बोडो लैंग्वेज के लिए। बट ओवरऑल भारत से 24 लोगों को, 24 राइटर्स को मिला है बाल साहित्य पुरस्कार फॉर राइटिंग चिल्ड्रन रिलेटेड लिटरेचर। वहीं बात की जाए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की साल 2024 के लिए फ्रॉम असम, तो 3 लोगों को मिला है। नयन ज्योति शर्मा फॉर एसएमईज हिज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, रानी बोरो फॉर बोडो लैंग्वेज फॉर अगेन शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, एंड सुतप्पा चक्रवर्ती फॉर बंगाली लैंग्वेज। जो भी बाल साहित्य पुरस्कार विनर हैं या युवा साहित्य पुरस्कार विनर हैं, इनको साहित्य अकादमी 50,000 रुपए का चेक प्लस ये कॉपर प्लेक अवार्ड के तौर पे देगी। Assam gets India's first eco-friendly secretariat. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो जो जनता भवन है असम सेक्रेटेरिएट के अंदर, वहां पे 2.5 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल लगाया गया है। इट इज ए ग्रिड कनेक्टेड। ग्रिड कनेक्टेड मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, सोलर पैनल प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी। और अगर एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई as compared to the requirement of जनता भवन सेक्रेटेरिएट, तो ग्रिड के थ्रू, ग्रिड कनेक्टेड है तो ग्रिड के थ्रू उसको बेचा भी जा सकता है। ये थोड़ा सा पार्टली रूफटॉप है और थोड़ा सा ग्राउंड माउंटेड भी है। और इसके साथ ही असम सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट एवर सिविल सेक्रेटेरिएट दैट रिलाइज इंटायरली ऑन सोलर जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी फॉर डेली कंजम्पशन। तो अगर हम देखें जनता भवन का ये जो सोलर प्रोजेक्ट है, तो इसके अंदर एवरेज 3 लाख यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा मंथली। रिडक्शन ऑफ यूजेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, कोल द्वारा प्रोड्यूस की गई एनर्जी रिक्वायरमेंट अब कम होगी। रिकवरी ऑफ इंटायर इन्वेस्टमेंट जो 12 करोड़ के आसपास है वो 4 साल में हो जाएगा। और मंथली फिर इनकम भी होगा 30 लाख रुपए का बिकॉज ऑफ दिस सोलर फोटो वोल्टाइक। तो ये उम्मीद है इस सोलर प्रोजेक्ट से। सबसे बड़ी बात है कि असम सेक्रेटेरिएट हैज बिकम द फर्स्ट एवर सिविल सेक्रेटेरिएट इन द कंट्री टू बी इंटायरली रिलेटेड ऑन सोलर और इंटायरली डिपेंडेंट अपॉन सोलर जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। पिछले साल प्रश्न आया था एपीएससी में। पहले तो पूछा था पंचामृत स्ट्रैटेजी क्या है, उसमें एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है टू बिकम नेट जीरो। फिर पूछा था कि इन पंचामृत स्ट्रैटेजी को अटेन करने के लिए असम के अंदर क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। उसमें अब इस तरह की चीजें भी आप लिख सकते हैं कि जनता भवन हैज बीन नाउ मेड फुल्ली सोलर पैनल बेस्ड एज फार एज इट्स पावर रिक्वायरमेंट इज कंसर्न्ड। ग्रीन क्लाइमेट फंड, अच्छा अभी तक मैंने कोई प्रीलिम्स क्वेश्चन दिया नहीं, वो ऐड करना मैं भूल गया। फाइनल जो पीडीएफ में अपलोड करूंगा उसमें मैं 2-3 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, यहाँ पे पीडीएफ में ऐड करके। ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात की जाए तो पहला स्टेटमेंट तो सही है बट दूसरा गलत है बिकॉज इट हैज बीन मैनेज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कोस्टल एरिया में है उसका नाम है बूसेहर। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।